अब स्पिनिंग जेनी का खोज कौन किया, तो ये बाकी बच्चा कितना लाख हिस्ट्री पढ़ ले उसे नहीं बनेगा। फ्लाइंग शटल का खोज किसने की? तो अब ये सब क्वेश्चन सिर्फ आंसर इसी में मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलना। तो इसी कारण से इधर का क्वेश्चन खींचेगा तो सिर्फ एनसीईआरटी जो पढ़ रहा है उनको फायदा मिलेगा। ये भूमंडलीकृत विश्व जो देख रहे हो, इससे इतिहास के साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत ही शानदार आपका सिलेबस पे है 10th पे। इसमें बहुत ज्यादा समय हम नहीं लगाएंगे, इसमें आपका पहला लेसन में बहुत ज्यादा समय देंगे, क्योंकि इसमें अच्छा लेसन पढ़ना है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे 3-4 क्लास आपको कम से कम लेके चले, ताकि खूब बढ़िया से इसका बेस क्लियर हो सके। उसके बाद टाइम थोड़ा सा बढ़ा करके इन सभी को कोशिश करेंगे कि 1 दिन 1.5 दिन के सिलेबस में ही इसको निकाल लिया जाए। यानी लगभग 1.5 दिन की क्लास भी होगा तो 4.5-5 दिन इधर 3 दिन इधर, 8 से 9 दिन क्लास लेंगे, 10th क्लास खत्म हो जाए। तो 8 नए क्लास का इसमें सिस्टम होगा। फिर उसके बाद 11th का एनसीईआरटी, उसमें भी वही मान के चलो 6-7 क्लास, क्योंकि उसमें और एनसीईआरटी पढ़ाना। फिर समय कहाँ देंगे? 12th में, चूंकि उसमें पूरे इंडियन है तो खूब गहराई से पढ़ लोगे। भारत वाला भी पढ़ लिया ही लेसन को, तो वहां फिर बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं पहला लेसन। लेसन का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहला सवाल एनसीईआरटी यही कहता है, राष्ट्र क्या है? उसके बाद ही ना राष्ट्र के बाद राष्ट्रवाद होगा। तो पहले तो सबसे बड़ा सवाल है राष्ट्र क्या है? कहाँ राष्ट्रवाद? यूरोप। यूरोप महादेश तो आप लोग नक्शा में याद हो, हम लोग पिछले जो भी पढ़ रहे थे यूरोप की बात पढ़ रहे थे। तो इसमें यूरोप महादेश में ही सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसी का राष्ट्रवाद भारत में फिर बाकी देशों में आया। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? पूरे राष्ट्र के बारे में सोचना। हमने आपको बताया था जिसमें वाद लगेगा उसी को लोग सोचता है। परिवारवाद, परिवार को सोचना। जातिवाद, जाति को सोचना। तुमको जिस तरह का वाद लगेगा लोग वही करेगा। कई लोग होते हैं ऊंचे पद पे चले गए, अब उनके अंदर जातिवाद वाला सॉफ्टवेयर लोड, तो खाली अपने जात का सोचते रहेगा। कौन जात है? फलाना, हटाओ इसको, भगाओ, ये जात है, कम नंबर भी है, खींच लो। तो इसका मतलब उसके अंदर जातिवाद का सॉफ्टवेयर है। ये उसी तरह से परिवारवाद, कई लोग जातों पर नहीं रहेगा, उससे भी एक डिग्री अलग चलेगा। परिवार के लोग ही हमारा सब चीज। कई लोग देखते हो कि परिवारवाद का खास करके नाम आते हैं इलेक्शन में। यहाँ पे छत पर तक चढ़ना है, इसके लिए कई नेता बेचारे दिन रात एक करके सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। दिन रात एक करके कई गांव के नेता है, डेली बेचारा बढ़िया से आयरन कराया, ये कराया, यहाँ चढ़ा, यहाँ चढ़ा, मेहनत कर रहा है कि हमारे नजर में लगे कि हाँ ये आदमी एकदम फिट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको टिकट दे। अब कई लोग यहाँ है, कई लोग यहाँ है, कई लोग अपना घर उर छोड़ करके एकदम यहाँ पहुंचा हुआ है, जस्ट अब छत पर पहुंचे। एक टिकट है, उस क्षेत्र के सारे लोग देखो एकदम हर सीढ़ी के स्टेप पे है। अब जो लोग एकदम यहाँ पहुंच गए 10-12 आदमी की, अब कौन फान के ऊपर टिकट ले? उसी बीच नेता क्या करते? पैराशूट से अपने बेटे को लॉन्च कर देते। ये सब बेचारा सीढ़ी पर रह गया, उनका बेटा एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ा, और अचानक पैराशूट लॉन्चिंग है, ऊपर से लो टिकट तो बेटा का। तो ये परिवारवाद हो कि मेहनत, अगर बेटा भी उनका यहाँ से आ रहा है तभी परिवारवाद नहीं है। फिर उसमें योग्यता है, उसने मेहनत किया है, फिर वो सिस्टम है, तब तो सही। कुछ नहीं किया, ही पैराशूट लॉन्चिंग हो गया कि ऊपर से ही डायरेक्ट कूदा दिए, तो ये सब बेचारा छटपटाने लगा कि हम क्या करें। तो ये चीज को हम लोग कह रहे हैं वाद लगा है। तो बस अब नाम समझ रहे होंगे, राष्ट्र में वाद लगा है, मतलब क्या है? राष्ट्र के बारे में सोचना। जैसे अभी आपके सारे बच्चे के अंदर ये सॉफ्टवेयर लोड हो चुका है, ये बिना बचपन से ही आपको पता नहीं चला, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर आपके अंदर लोड है। आपके अंदर पूरे देश के बारे में एकदम सोच है। अगर अभी न्यूज आ जाए कि जम्मू कश्मीर में 20 को चीन के सिपाहियों ने मारा, तो आपको तकलीफ होगी कि जम्मू कश्मीर में मारा तो तकलीफ। लेकिन वही आ गया कि चीन ने ताइवान में 20 सेना को मारा, भारत में ना मारो, कोई दिक्कत। इंडिया में है तो आपको तकलीफ है, इंडिया में नहीं। अब कहाँ आपको कोई तकलीफ होता है? रूस ने यूक्रेन में इतना मारा, कितना मारा भाई? तो 5000 मारे, ठीक है, यूक्रेन हमसे क्या मतलब? ये राष्ट्रवाद है।
तुम अभी देख रहे हो कि हमास के इतने लोग ये चीज की है, इजराइल वर्सेस लड़ाई तुम देख रहे हो, तो तुमको खाली न्यूज पढ़ते हो, कोई बहुत तकलीफ गुफलिक नहीं है। क्यों? सॉफ्टवेयर ये वाला। हाँ, जिस बच्चे के अंदर अंतरराष्ट्रवाद आ जाए, अंतरराष्ट्रवाद, तो वो इंटरनेशनल आदमी है। इंटरनेशनल आदमी का मतलब है कि अगर उसमें इजराइल वाले हमास को भी मार रहे हैं तो यहाँ से हल्ला करेगा, बहुत गलत बात है। कोई देश किसी को क्यों मार रहा है, शांति से रहे। अब दूसरे पर कई लोगों का सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। राष्ट्रवाद का मतलब आपके अंदर अपने राष्ट्र के बढ़ाने की भावना होती है। क्रिकेट मैच हो, एकदम तुम सोच रहे हो कि जय हो जाए, इंडिया जीत, ये सोच रहे हो तो तुम्हारे अंदर सॉफ्टवेयर क्या है? राष्ट्रवाद। भाई हम जीते, कोई तो हारेगा ही, अगला देश भी उसका व्यक्ति सोच रहा है हम जीते। जो जीत रहा है पूरा पटाखा छोड़ रहा है, मिठाई बांट रहा है। तुम लोग कई बार देखा होगा भारत जीता और लोग मिठाई बांट रहे हैं, तो जिनके अंदर ई वाला लोड नहीं है उसको डांट रहे हैं, तो उनको क्या मिला? भारत जीता तो तुम इतना पटाखा छोड़, तुमको क्या मिला? तुमको कुछ मिला? नौकरी मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, क्या हो गया? भारत जीत गया तो तुम इतना खुश क्यों? कई डांटते भी सुने हो। तो उन सभी लोग जो डांटते हैं उनको आंसर सीधा दोगे कि ये वही व्यक्ति समझेगा क्या मिला जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होगी। आप जैसे व्यक्ति के अंदर अभी सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए महसूस नहीं कर पाए। हमको क्या मिला? वो नौकरी से भी बड़ा चीज मिल गया, हम यही चाह रहे थे, राष्ट्र बढ़े, आपको मिल गया। तो ये जो तुम देख रहे हो ये एक कैसी भावना है, आप लोग भी समझ रहे हो। ये भावना अगर हम लोग के यहाँ पहले होता तो क्या मुट्ठी भर अंग्रेज आके भारत में कब्जा कर लेते? आज अगर वही अंग्रेज आए ना भारत में कब्जा के लिए सोचे, तो खाली सब लोग कहेगा इंग्लैंड आ रहा है, तो हम लोग घेर के उसको ऐसे दबा देंगे, ऐसे ही मर जाएगा, कब्जा ही नहीं करने देंगे। आज अंग्रेज अगर बंगाल जीतता है तो क्या इसके लिए जम्मू कश्मीर में हल्ला होगा कि नहीं होगा? बिहार में हल्ला होगा कि नहीं होगा? कहीं नहीं जीतो। क्यों? हम लोग पूरे देश एक समझ रहे हैं। जिस समय सॉफ्टवेयर हमारे अंदर नहीं था, जिस समय हम लोग के यहाँ अंदर ये सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो उस समय यही अंग्रेज जब बंगाल जीता तो अवध के लोग मुस्कुरा रहे कि ठीक किया, बहुत बदमाश था। फिर जब मैसूर जीता, टीपू सुल्तान को मारा तो मराठा खुश है कि बहुत ठीक है, बहुत बदमाश था। देखते देखते सबको पीट दिया, कब्जा कर लिया। जब कब्जा करके हम लोग को शोषण करना शुरू किया, तब हम लोगों के अंदर इस सॉफ्टवेयर लोड हुआ। तब 1947 में पूछ रहा है कि कहां से जाए, कहां से जाए, पूरा छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये जो शब्द कहा कह रहा है कि अंग्रेजों बंगाल छोड़ो, अंग्रेजों मैसूर छोड़ो, भारत छोड़ो। हम लोग एक देश की बात सोच रहे हैं। और ये जो तुम देख रहे हो, ये राष्ट्रवाद का जो विचार है, ये वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ आया? यूरोप में। और यही हम लोग को पढ़ना। देखो, फिर यही विचार को जब आगे पढ़ोगे, गहराई स्तर पे जाओगे, एशिया महादेश के प्रथम व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला, रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुने हो? ये रविंद्रनाथ टैगोर से कहा गया राष्ट्रवाद, उन्होंने कहा कि एकदम नहीं होना चाहिए, सबसे खराब चीज राष्ट्रवाद। सोचिए, रविंद्रनाथ टैगोर इसके विरोध की। जापान, अब सोच लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के पहले 1913 में ही उनको नोबेल प्राइज दिया। नोबेल प्राइज लेने के बाद वो घूमने गए, जापान में भाषण दी। उस समय सारे देश राष्ट्रवाद के लिए, यूरोपीय देश, जापानीज कंट्री एकदम लोगों को प्रेरित कर रहा था कि अपने देश को आगे बढ़ाओ, देश के लिए कुछ करो। तुम अपने लिए नहीं सही, देश के लिए बढ़ो, देश को बढ़ाओगे तभी मेन चीज होगा। अब उस समय कर रहे हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, देश के लिए जो सोचता है मूर्ख है। देश के लिए क्या सोच रहे हो? तुम पूरी पृथ्वी का सोचो। एक दरवाजा खिड़की क्यों लगा रहे हो कि भारत के बाद हम नहीं सोचेंगे? तुम मानवतावादी बनो, मानव का दुख समझो। पूरी पृथ्वी का मानव एक है। कहीं के मानव का अगर बम से हाथ उड़ रहा है तो उनके दुख के महसूस करो। ये नहीं कि तुम्हारे अंदर रहे कि पाकिस्तानी आतंकवादी ने पाकिस्तान में बम फोड़ा, 80 मरे और हाथ में टूटा, पाकिस्तानी मरा, ठीक हुआ ऐसा? ये कौन राष्ट्रवाद? तो ये बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर अच्छा बोल रहा है कि खराब? अब रविंद्रनाथ टैगोर आज के डेट में उनके विचार से तुम कहीं भाषण दे दो तो टमाटर की कमी नहीं रहेगी।
इनके विचार से हाँ जूता चप्पल भी चल जाएगा। जो कह दे कि हाँ देश का नहीं सोचना चाहिए, कोई देश की बाउंड्री चौहद्दी क्यों रहेगी जो दीवार के अंदर सोचे। हम लोग सब देश के सोचे, पाकिस्तान भी भाई है, यूक्रेन भी भाई है, सारा देश सब मानव है। भारत खाली नहीं सोचो, खाली भारत पढ़ के क्या मिलेगा। ये सब भाषण से समझ रहे हो कितना गड़बड़ होगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। यस सर, अभी मत करो, अभी बात समझो क्या कहा था। उन्होंने जिस मॉडर्न राष्ट्रवाद बहुत बढ़िया है, कभी मत करना यस सर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस राष्ट्रवाद का विरोध किया वो आधुनिक राष्ट्रवाद नहीं था, वो उस समय के राष्ट्रवाद का विरोध किए जिस समय के राष्ट्रवाद में एक ही चीज थी, हमारा देश कितना ज्यादा देश पर कब्जा करके आगे बढ़े, उसका राष्ट्रवाद अलग था। अगर उस समय फ्रांस 20 देश पर कब्जा किया है तो इंग्लैंड के नागरिक कह रहे हैं 30 पर। राष्ट्रवाद में क्या होगा, कोई देश आगे बढ़ने की होड़ लगती। तुमको अभी राष्ट्रवाद का लोड है, तुम ही पेपर पढ़ोगे, खाली लिख देगा कि हथियारों की तुलना, और एक साइड लिखा है पाकिस्तान, एक साइड भारत, और खाली लिखे टैंक, पाकिस्तान 5000 टैंक रखा है। तुम पहले ही कल्पना करके बैठे हुए कि भारत में पढ़ेंगे तो इससे जितना ज्यादा उतने आत्मा प्रसन्न होगा। अब ये 5000 है और ये कहे 50,000 है। इंडिया है, इंडिया देख रहा कैसा है। तो इस चीज से अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये बताओ, अगर ऐसी स्थिति हम लोग के अंदर आएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज को बढ़ावा देगा, वो युद्ध है। वो युद्ध, हम हर चीज ज्यादा चाहेंगे, हर चीज ज्यादा सेना रखना चाहेंगे, ज्यादा हथियार रखना चाहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में युद्ध को बढ़ावा देगा। टैगोर ने 1913 में जापान में भाषण दिया कि नहीं होना चाहिए। क्यों? ये जिस तरह से यूरोपीय राष्ट्रवाद है लोगों को एक दूसरे पर ज्यादा कब्जा के लिए प्रेरित कर रहा है, चेतावनी दिए सब आपस में लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा। 14 में प्रथम विश्व युद्ध हो। लोग कहे कि हाँ ये तो भयंकर सही कह रहे थे, उसके पूर्व में ही भाषण दिए। यद्यपि जापान में भाषण दिए थे तो उनका विरोध हुआ, बीच में भाषण रोक करके उनको निकलना पड़ा। बात समझिए, तो इतना गंभीर मुद्दा हम लोग अभी सीखने जा। पहले तुमको जान के बड़ा गहरा आश्चर्य होगा, पहले राष्ट्र का मतलब क्या होता था। राष्ट्र का मतलब पहले सिर्फ एक चीज था, एक तरह के जाति, एक तरह के नस्ल के लोग जहां रहते हैं वो राष्ट्र है, वो देश है। जैसे तुमने खुद महसूस किया कि हिटलर जब स्वयं हेड बना तो आपने नाजीवाद में देखा कि वो कहा कि देश का मतलब क्या है, एक नस्ल के लोग रहे और बाकी नस्ल जो सड़ियल पकियल है मार दो, भगा दो, खत्म कर दो। याद होगा तुम? अब उस समय राष्ट्र का एक ही अर्थ था, राष्ट्र का मतलब है एक नस्ल के लोग रहे, राष्ट्र का मतलब है समान भाषा बोलने वाला रहे, समान धर्म वाले लोग रहे, एक समान सबके विचार मिलने वाले लोग हैं, तो उसको हम लोग राष्ट्र। और इस राष्ट्र में राजतंत्र था, जहां राजा निरंकुश थे, जो सबसे अमीर है उस वंश का शासन होगा, यही राष्ट्र है। अब बताओ, राजा का बेटा ही राजा होगा, तो इसमें काहे के लिए किसी व्यक्ति के अंदर लगेगा कि मेरा देश हमारा ऐसे आगे बढ़े। राजा का बेटा राजा है तो बस वही सिस्टम समझे, राजा ही समझ रहा है मेरा देश को क्या है। नागरिक को एक खाने पीने का चिंता है, कुछ नहीं, कहां से खाना जुटेगा, देश का क्या होगा, कौन हेड बनेगा। बेचारा एक ही स्टेटमेंट है, कोई नृत्य हो हमें कहानी, कोई राजा हो हमको क्या हानि, हम तो इसी नीचे। अब ये स्थिति चल रही थी तो पहली बार, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी एक चिंतक है जिनका नाम है रेनन। रेनन का नाम आपसे कई बार पूछा जाएगा, ये फ्रांसीसी चिंतक। इन्होंने पहली बार कहा कि केवल समान भाषा, समान नस्ल और समान धर्म और समान विचार के लोग ये जहां रहते हैं इसको राष्ट्र नहीं कहा। राष्ट्र वो नहीं है जहां समान भाषा बोलने वाले लोग रहे, समान जाति के लोग रहे, समान धर्म के लोग रहे, समान नस्ल के लोग रहे, ये नहीं है। यहाँ राष्ट्र का मतलब है विविधताएं भी है, लेकिन सबके विचार एक ही टाइप का, सभी व्यक्ति अतीत में समान गौरव महसूस कर रहे। कोई जाति के लोग हैं लेकिन उनको पढ़ के अतीत कि मेरे भारत में सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जो विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता के पैरेलल थी। कोई जात के आदमी है मुस्कुरा रहा है कि इंडिया ऐसा था, बड़ी अच्छी बात है, अतीत सुन के गौरव लग रहा। हमारी संस्कृति ऐसी थी,
हर धर्म के लोग को लगे कि भाई सबसे पुराने हैं हम लोग के यहाँ, जीरो का खोज भारत ने किया, ये सुन के हर को प्रसन्नता महसूस हो। अब लगे जीरो का खोज किया था कौन बड़का चीज कर, कई लोग को ये भी लगता है। तो जीरो का खोज से क्या हो, तुमको अतीत में गौरव धीरे धीरे आगे फेज जाएगा, रोमांटिक फेज, खाली लड़ाई से ही राष्ट्रवाद नहीं, रोमांटिक फेज भी हम लोग देखें, उस फेज को समझेंगे कैसे लोग पुराने सिस्टम से किस तरह से गौरव महसूस कर रहे हैं। तो ये रेनन ने पहली बार कहा कि जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति प्रयास कुछ करता है और उसके त्याग और निष्ठा का जब चरमोत्कर्ष होता है तो राष्ट्र का निर्माण होता है। और इस राष्ट्र में जो भी लोग रहते हैं, वो चाहे किसी भाषा को हो, किसी नस्ल को, किसी धर्म के हो, सभी उस देश के अतीत में समान गौरव महसूस करते हैं कि हमारी पुरानी सिस्टम इतने अच्छे चल रहे। परिवार किसको कहें जो अतीत पुराना बाबा पर गर्व करे। लोग कहे कि इसके परबाबा इतने अच्छे थे, तो ऐसा नहीं होगा कि इसका पोता गर्व कर रहा पर पोता लगा गुस्साने कि 2 कट्ठा बेच दिए थे। सबको गर्व होना चाहिए, तब ना परिवार का पार्ट है। अगर वो हल्ला कर रहा है तो परिवार का पार्ट नहीं, अलगाव हो गया, अलग हो जाएगा। तो ये सब का गौरव होना चाहिए अतीत पर। और वर्तमान में सबकी इच्छाएं लगभग समान होनी चाहिए कि हमारा देश कैसे बढ़े, और शासन भी जो हो वो जनमत संग्रह, लगभग लोग की जो जनमत है उस आधार पर हो, किसी तरह से क्रश करके नहीं हो। इतनी विचारधाराओं का गुण मिल रहा है तो रेनन ने कहा कि उसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्र। और इस राष्ट्र के लोग बढ़ाने का केवल सोचे तो इसका नाम क्या है, राष्ट्रवाद। यानी हम लोगों को बात एक समझ में आ गई कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक होता है। नक्सल में यही कहे राष्ट्रवाद क्या है, तो खास भौगोलिक क्षेत्र, माने हमारे दिमाग में एक भूगोल का क्षेत्र बनता है। जैसे पहले पाकिस्तान इंडिया में था तो हमारे दिमाग में इतना दूर चल रहा था। जैसे ही 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान अलग, तो हमारे दिमाग से भी नक्शा अलग कि तुम भागो, तुम मरेगा तब हम नहीं चिंता करेंगे। अब इतना खास भौगोलिक क्षेत्र, इतना में एकता का वाहक, ये अब एकता का वाहक है। इसका व्यक्ति कोई जाति का रहे, अब कहीं मिल जाए। अब इंग्लैंड में गया घूमने एक बिहार से, और फिर मालूम चला कि एक केरल से, और ये दोनों जैसे ही देखे चेहरा मिल रहा है, नाक मिल रहा है, इंडियन, इंडियन, बहुत बढ़िया, इंग्लैंड में मिल गए। तो ये एकता का वाहक हो रहा। कहा बेचारा कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है, नस्ल नहीं है, दोनों का सब लक्षण अलग है, खाली इंडियन के नाम पर एकदम है। आइए बगल में बैठते, आइए साथ में आप भी खाइए, क्यों, इंडियन है। तो ये एकता का वाहक करने वाला सॉफ्टवेयर कौन था, राष्ट्रवाद। अब ये उसी तरह का जैसे जिसके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है, क्षेत्रवाद हो, क्षेत्रवाद होगा तो खाली क्षेत्रवाद। अब इंग्लैंड में मिला, कहा केरल, बिहार, बिहारी, बिहारी, बिहारी के साथ बैठे लेकिन बाकी को हटाए, तो ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये क्षेत्रवाद हो। बोलो क्षेत्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, ये तो बात समझ रहे। अब इस तरह की जो विचारें थी, इस तरह का जो सॉफ्टवेयर था, उस सबसे पहले कहा है यूरोप में। देखो अब यहीं से पढ़ना था, तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना था कि लेसन तुमको समझ में, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि हम लोगों के अंदर पूरे देश की भावनाओं, देश के किसी कोना के व्यक्ति को एक साथ जोड़ने का ही काम करता है। ये फेविकॉल से भी बड़ा सोचो, एक लुब्रिकेंट इतना बढ़िया हम लोग को पेस्ट कर रहा है। कहीं का कोई व्यक्ति है, अगर इंडिया का है, उसको दूसरा कोई मारेगा तो हमको तकलीफ होगी। खाली इंडिया का रहना चाहिए। व्यक्ति यहाँ का है, जम्मू कश्मीर, कोई धर्म रहे, मुस्लिम ही क्यों ना है, अगर हिंदू भी है, और उस समय केवल उस सुनेगा कि चीन ने जम्मू कश्मीर में 500 को मारा। कौन मारा, चीन। इंडिया में मारा, क्यों मारा, बहुत गलत किया, सेना में बहाल करो, हमला करो, मारो चीन को। ये जो तुम्हारे अंदर जो विचार चल रहा है ना, ये विचार पहले वाले राष्ट्रवाद से देखो अलग है। रेनन इसी चीज को कहा कि इस भौगोलिक क्षेत्र में किसी जाति, किसी नस्ल के लोग के बीच एकता का वाहक जो सिस्टम करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। और सबसे पहले राष्ट्रवाद के विचार पर अब हम लोग प्रकाश डालें तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले राष्ट्रवाद स्पष्ट रूप से कब अभिव्यक्त हुआ, तो ये था फ्रांसीसी क्रांति। अब आपसे
बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना अभिव्यक्त स्पष्ट रूप से किस क्रांति में हुई? फ्रांसीसी क्रांति। क्या आपको मालूम है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789। अब सुनेंगे ध्यान से। 1789 के पहले दुनिया में कहीं राष्ट्रवाद नहीं था। फ्रांस में आप लोग देखें, इसकी जब क्रांति हो रही थी तो तीन बातें आ रही थी, एक समानता, एक स्वतंत्रता और एक बंधुता। इस समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के जो भाव चल रहे थे, ये बड़ा जबरदस्त भाव था। समानता का मतलब था कि कानून के समक्ष सब बराबर हो। इसके पहले क्या था? राजतंत्र में हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, हर जाति के लिए अलग अलग कानून। प्रथम स्टेट है तो अलग है, द्वितीय स्टेट है अलग है, तृतीय स्टेट है अलग है। आपको मालूम है किसी को विशेष अधिकार है, जिसको विशेषाधिकार कर है। पहली बार इस क्रांति में हुआ कि नहीं, कानून में सब बराबर होना चाहिए। आपको याद है नेपोलियन कोड आया, सब बराबर कर दी। उसके पहले भी कानून के समक्ष सब बराबर किए गए। स्वतंत्रता की बात की गई और स्वतंत्रता से पहली बार हुआ राजतंत्र के कब्र खोदने की बात। रानी के कोख से जन्म लेने वाला ही राजा बनेगा, इस सिस्टम खत्म। पहले राजा का मतलब ही था कि रानी के कोख से जन्म लिया है, बाकी नहीं है कि कोई व्यक्ति चलाया तो राजा बन जाएगा। ये तो रानी के कोख से जन्म नहीं लिए, बाकी वो छोटा बेटा भी है, बड़ा भी है, कुछ है, रानी के कोख से जन्म ही राजा ले सकता है। ये राजतंत्र। पहली बार फ्रांसीसी कहा कि नहीं, राजतंत्र नहीं, कैसा लोकतंत्र। और लोकतंत्र की बात आप सभी लोग को बड़ा प्रभावित किया। इस समय हुआ कि कोई व्यक्ति राजा बन सकता है, ये डिफिनेशन खत्म हो गई। जनता केवल चाहे। लेकिन आपको ये भी याद होगा, लोकतंत्र के सिस्टम आने से पहले संवैधानिक राजतंत्र का सिस्टम सबसे पहले बना था। राजा का बेटा राजा बनो, लेकिन हम एक संविधान बनाए, स्टेट जनरल की बैठक हो और उसके लिए संविधान बना करके उस संविधान के अनुसार राजा चले। धीरे धीरे आपको याद होगा लुई 16वां को गिलोटिन चढ़ा दी। कौन चढ़ाया था? रॉबस्पियर। याद है ना सबको? रॉबस्पियर आतंक का राज कायम किया था। हम लोग 9th वाले एनसीईआरटी में पढ़े थे। देखो 9th वाले से आगे बढ़ेगा 10th। तो पुराना कहानी ठीक चलाई, क्योंकि पुराना जहां छोड़े थे वहां से अब आगे बढ़ना। अब हम केवल रिकैप कर रहे हैं कि धीरे धीरे पुराना वाला तुम्हारे अंदर दिमाग में सेट होते चला जाए। तो अब जरा ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है? बंधुता। बंधुता का मतलब क्या है? बंधु, भाई। यही पहली बार कहा गया एक देश के सभी व्यक्ति आपस में बंधु हो, भाई हो। इसके पहले कोई नहीं कहा था। और बंधुता की बात से लोग प्रभावित हुए। ये कोई जाति है, भाई है मेरा। अब देखिए जो भाई शब्द आ रहा है, आप सभी भारतीय है तो कहते हो कि वो भारतीय है, तो इसी में है बंधुता का भाव। और यही भाव धीरे धीरे ये राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और आपको हमने समझाया था कि इसको सबसे बड़ा बढ़ाने वाला कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट इसी को बढ़ावा दिया और इसी के सहारे देखते देखते विश्व के अधिकांश देशों पर कब्जा किया। यूरोप में कब्जा बहुत ज्यादा की। लेकिन बाद में आपको ये भी याद होगा कि इसी के द्वारा दिया गया अंडा से जो चूजा निकला, नेपोलियन को ही लोल मारा था। याद है ना? नेपोलियन ने राष्ट्रवाद, अंडा देने का मतलब है यहाँ पे समझना है कि राष्ट्रवाद को बुनियाद में रोपा और उसी का, यानी नेपोलियन ने जिस वृक्ष को रोपा उसी वृक्ष के फल गिरने से बेचारा का माथा उठा फूटा। सिंपल समझो तो यही। अब इसमें कहानी को हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया? जो राजतंत्र चल रहा था इसको खत्म करके पहले संवैधानिक राजतंत्र, धीरे धीरे क्या लाया? लोकतंत्र। लोकतंत्र अब यहां से पूरे सिस्टम चला कि राजा कौन बनेंगे? किसी वंश का नहीं, जनता चुनेगी। स्टेट जनरल पहले होते थे, 3 स्टेट। फ्रांस में हम लोग पढ़े थे। इसकी बैठक कई वर्षों के बाद लुई 16वां बुलाया था। लेकिन अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्टेट जनरल समाप्त होकर के इसका स्थान कौन लिया? नेशनल असेंबली। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, नेशनल असेंबली। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि पहले नेशनल शब्द नहीं था,
एक राष्ट्र की जो बात चल रही है, ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद हो रहा है कि पूरे देश की बात चलेगी। नेशनल असेंबली होगा, इसमें महिलाओं को शुरू में मताधिकार दिया गया, नहीं दिया गया, बाद में बहुत बात झूठा हम लोग पढ़े थे। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई, मतलब अब एक सेंटर से ही पूरे जगह लागू हुआ कि क्षेत्रीय बोली नहीं बोलो, राष्ट्र है, फ्रांसीसी बोली सब लोग बोलोगे, फ्रांसीसी में ही क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ही सिस्टम रहे, उससे एक राष्ट्र का बोध होगा, चाहे कोई जाति का कोई धर्म का है। एक भाषा बोलेंगे तो एकता तो आए, अलग अलग बोलेंगे तो अलग अलग मूल हो जाए। तो दूसरा, माप तौल और मुद्रा हर जगह का पहले अलग अलग, अब सब में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया। कपड़ा नापने के लिए एक इकाई है एले, जर्मन की इकाई थी, जब जर्मन का एकीकरण पढ़ाएंगे वहां पे खास आएगा। एले इकाई है, वहां के व्यापारी लोग एक संस्था बनाएंगे जर्मन में जिसको चालवेरिन कहा जाएगा। तो जर्मन एकीकरण में समझाएंगे चालवेरिन क्या है, कैसे एले का क्या सिस्टम था। ये दिक्कत क्या था, एले मापने की इकाई थी, कपड़ा मापने की इकाई है, लेकिन हर जगह एक एले में अलग अलग माप के कपड़े मिल रहे हैं। चालवेरिन संस्था कह रहा है कि नहीं, सब एक करो, एक मुद्रा, एक मापतौल, एक देश सिस्टम सोचना है। तो ये देखो, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था एक राष्ट्र के विचार को आगे बढ़ाता है। कानून भी सबके लिए एक समान हो, पूरे राष्ट्र का कानून होगा। और आपको याद है 1804 में नेपोलियन संहिता का निर्माण हुआ था, महिलाओं को यहाँ भी वोट देने का कोई अधिकार नहीं मिला। अब ध्यान से सुने, थोड़ा पुराना क्लास 2 मिनट में रिकैप करें और आज के लेसन को आगे बढ़ाएं। आपको याद है पूरे विश्व की अगर हम हल की बात करें तो थोड़ा सा वर्ल्ड का हल्का मानचित्र आवश्यक है ताकि आपको समझने में यहाँ सुविधा हो थोड़ा सा। ये हमारा देश भारत हो गया, ये सऊदी अरब है, ये जो देख रहे हो यही अफ्रीका महादेश है, यही जूता वाला जो कंट्री देख रहे हो ये इटली है, ये यहाँ पर इस तरह का सिस्टम हम लोग नॉर्वे स्वीडन देख लिए, और बस यहीं पर एक कौन है, इंग्लैंड। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये देश का नाम क्या है, रूस है। यहीं पर आपको मालूम है कि ये 2 मेन देश है, इसका नाम क्या है, फ्रांस, और इसका नाम जर्मनी। नीचे कौन है, ऑस्ट्रिया। सुनते जाना ध्यान से, सभी लोग खूब बढ़िया से सुनो। जब नेपोलियन बोनापार्ट हेड बना तो उसने सब देश के लोगों को कहा कि क्या तुम लोग को भी कानून के समक्ष समानता चाहिए, तो कौन देश नहीं चाहेगा। वहां के देश के नागरिक भी इसको निमंत्रण दिया कि आप आइए ना, हम आपके साथ, सब लोग निमंत्रण दे रहा। और देखते देखते आपको याद है स्पेन पर, देखते देखते इसने पूरे नॉर्वे पे, स्वीडन पे, सब पर नेपोलियन बोनापार्ट कब्जा किया। इवन तक कि इसने यहाँ इटली के भी कई क्षेत्रों को जीता, इटली के भी कई क्षेत्र को जीत ली। इस सारे सेक्टर पर इसने अधिकार किया, यूरोप में सबसे बड़ा एरिया बना ली। लेकिन आपको याद होगा स्पेन की फोड़ी वाले बात, स्पेन का फोड़ा। अब इधर चाह रहा कि इंग्लैंड बेचे नहीं, लेकिन इंग्लैंड नौसेना में मजबूत था, नेपोलियन के बनाने के समय भी उसको नहीं हरा पाया था। और इसी क्रम में सबसे बड़ी गलती इसकी क्या रही, रूस पे आक्रमण। याद है सबको, रूस वाला राजा क्या किया था, पीछे भागते गया और मास्को तक लेते गया, इतनी ठंड पड़ी कि इसकी हालत खराब हो। और पहली लड़ाई जिसमें इतना कुछ जीते हुए था, सब बर्बाद होते इसका चला गया। और उस लड़ाई का नाम आपको मालूम होगा, 1812 में इसका डेट है, रूस पे हमला, यहीं से इसकी बर्बादी है। 1813 में इसने एक लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई का नाम था लिपजिंग का युद्ध। लड़ाई का नाम क्या है, लिपजिंग का युद्ध। और आपको बताए थे लिपजिंग के युद्ध में इसकी हार हुई, और हारने के बाद इसको एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया। याद आया सब। एनसीईआरटी बड़ा बढ़िया एक बनाया है कि नेपोलियन के झोला में बहुत सारा राज्य था, ये लिपजिंग ऐसा युद्ध लड़ा कि झोला ही फट गया और सब राज्य निकल के गिर गए। भागते जा रहा है और रास्ता में सब राज्य निकलते जा रहा, माने देखते देखते यूरोप का प्रभाव इसका खत्म हो रहा। इसके कर क्या रहा था जो समझो, इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया था, सब जगह हमला करके लोगों को समझा रहा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, और सब जगह कह रहा था राजतंत्र होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ एक तंत्र हो, वो क्या है, लोकतंत्र। तुम लोग वोटिंग करो, हम राजवंश समाप्त करेंगे। और इस समय
ऑस्ट्रिया में हैबसबर्ग का शासन था और हैबसबर्ग के जो शासक थे, ऑस्ट्रिया के राजा का नाम था मेटरनिक। मेटरनिक रूस में रोमनोव वंश के शासन सिस्टम चल रहे थे, इंग्लैंड में भी राजतंत्र चल रहे थे। जो देश बच रहे थे, ये लोग आपस में मिले और कहे कि अगर नेपोलियन रहा तो हम लोग को बर्बाद कर दे। सब मिलके अभिनवता इस पर बढ़िया से हमला करी, क्योंकि एल्बा द्वीप पर भी था तो पूरा महारत हासिल था उस। फिर आपको याद है एल्बा से भी भाग आए और कहा कि ठीक है तुम लोग पर नहीं, लेकिन हम अपना पे रहेंगे ना। जर्मनी में फिर आगे, फिर सब लोग जान रहे थे कि आगे आए तो फिर बदमाशी करेगा ही करेगा। और इसीलिए 1815 में मेन रोल पे कौन रहे? मेटरनिक। सब राजा जो बचे हुए उनको मिला करके, इटली के भी राजा आधा बेचारा का खींचा गया, थोड़ा सा क्षेत्र इधर बचा हुआ है, उनको भी बुलाया लेकिन वो नहीं आए। नहीं भी आया तो कहा कोई बात नहीं, जो है वो ठीक करें। और 1815 में वाटरलू की युद्ध हुई। आपको मालूम है वाटरलू किस देश में? बेल्जियम में है। वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम। और वाटरलू के लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट फाइनली हार गया और इसको सेंट हेलेना द्वीप को भेज दिया गया और वहां इसकी मृत्यु होती। अब यहाँ से कहानी 10वां क्लास की शुरू होती है। इतना दूर तुम 9वीं में पढ़ा, 9th में फ्रांसीसी क्रांति में तुमको पढ़ाए हुए थे, लेकिन जान के रिकैप किए, नहीं रिकैप करते तो गड़बड़ हो जाता। अब हम लोग 1815 के बाद अब शुरू करेंगे, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ से क्लास शुरू हो रहा है, गंभीरता से सुनना, चूंकि एनसीईआरटी का हर लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेटरनिक सबसे मेन राजा है। कहाँ का राजा है? ऑस्ट्रिया का। और इसी ने नेपोलियन बोनापार्ट को हराने का डिसीजन लिया और राजा के साथ मिलकर 1815 में भगा दिया। भगाने के बाद मेटरनिक जितने राजा थे सबको कहा कि मेरे यहाँ मीटिंग है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना, और इसने 1815 में ही वियना सम्मेलन का आयोजन किया। मेटरनिक के द्वारा 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना सम्मेलन आयोजित हुआ। वियना सम्मेलन किस लिए हुआ? सब राजा को बुला के मेटरनिक किस लिए सम्मेलन को बुलाया? नेपोलियन द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को समाप्त कर फिर से प्राचीनतम व्यवस्था, जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी, वो फिर से राजतंत्र को जीवित करना। देखिए बात समझिए। आपको मालूम है कि फ्रांस में राजतंत्र खत्म हो गया था। फ्रांस में लुई 16वां गिलोटिन चढ़ गया था और वहां से लोकतंत्र चल रहे थे, याद आ रहा है सबको? तो वहां लोकतंत्र है। और मेटरनिक का ही कहना था कि फ्रांस को सर्दी लगती है तो यूरोप छेंकता है। ये दूसरा लोग नहीं कह रहा, मेटरनिक का स्टेटमेंट। तुमको अगर क्वेश्चन दे, एनसीईआरटी का लाइन है, तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लाइन अंडरलाइन होगा। मेटरनिक का मानना था कि फ्रांस को सर्दी लगने से यूरोप छींकता है। अब तुमसे क्वेश्चन आया, किस देश को सर्दी लगने से यूरोप छींकता है? तो फ्रांस। बदमाश सेटर रहेगा तो फ्रांस को सर्दी लगने से यूरोप छींकता है, कथन किसका था? तो मेटरनिक का स्टेटमेंट। तो आपको मेटरनिक ये जानता है कि जो व्यवस्था यहाँ होगी सब जगह हो जाएगा, इसीलिए हमको सबसे पहले मजबूत फ्रांस को करना। ये बताओ, ये जो बैठक हो रही है रूढ़िवादियों का हो रही है कि रेडिकल लोग की हो रही है? रूढ़िवादियों की हो रही है। जो राजतंत्र फिर से चाह रहा है तो वो लोग कौन है? रूढ़िवादी। पुरातन व्यवस्था को ही चाहता है। और ये रूढ़िवादी राजा के द्वारा मेटरनिक मेन कहा कि मैं लीड करूंगा, देखता हूं कौन विरोध करता है, उसको एकदम ठीक करना है। सारे राजा हम लोग मिलकर एक रखिए, और यही फ्रांस में फिर से बोर्बो वंश की स्थापना होगी। जो बोर्बो वंश समाप्त हो चुका था लुई 16वां के साथ, लुई 17वां को कहा गया कि आके राजा बनिए। 17वां कहा कि नहीं, बहुत उदंड जनता है मेरे यहाँ, मैं राजा नहीं बनूं। और इसीलिए लुई 18वां कहा कि लाइए हम बन जाते। और 18वां इतना सीधा राजा था कि लोग कहे कि ऐसे राजा से हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लुई 18वां, अब देखो, राजा होता जो खुद को कहे कि हम शेर हैं, हमको देख के लोग भागे, देख के हम ऐसे करें तो लोग डरे, ये पहले वाला था। लेकिन लुई 18वां कह रहा है कि मैं राजा हूं लेकिन शेर नहीं, आपके बीच का जो व्यवस्थाएं है, विशेषाधिकार कानून नहीं रहेगा, सबको हम एक जैसा देखेंगे, कहीं हम जा रहे हैं तो डरने का जरूरत नहीं है। तो कहा कि गुड, ऐसा राजा से हमको दिक्कत नहीं है, नागरिक स्वीकार की।
लुई 17वां क्यों नहीं बना, जो समझ में आ रहा हो। जिसको डर से गिलोटिन, जिसके पिता को गिलोटिन चाहा दे। तुम लोग देखा नहीं, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई प्रधानमंत्री के पद के लिए। बहुमत मिलने पर भी सोनिया गांधी एक के बेटा है राहुल गांधी को नहीं बनाए कि ना मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। बहुमत था लेकिन फिर भी हुआ कि नहीं। जिसने अपने सास को खो दिया, पति को खो दिया, एक ही बेटा है, ताजा घटना है, नहीं बने। घटनाएं जब पुराने होते हैं तो व्यक्ति के विचार बदलते हैं। लगा कि नहीं हम जितना सोचे थे उतना पैनिक स्थिति नहीं है, अब हुआ कि बना सकते हैं, तो उधर अब कंडीशन में फिर बनने पर लगे। तो वो बाद में विचार उनके बदले। शुरुआत में तो उनको बहुमत था, चाहते तो कब का बने रहते प्रधानमंत्री, लेकिन उस डर से नहीं बने। यही काम लुई 16वां के कंडीशन आपने देखा, 17वां छोड़ के अब 18वां बनाओ, लेकिन 18वां के अंदर ही डर है और इसीलिए वो चुपचाप। अब गांव में भी कोई कुत्ता रहे और कुत्ता गुरनाए नहीं, कोई लड़का पूछ धर के भी खींचे तो के खाली करे, एक सटका मारा भी तो के करे, तो ऐसा कुत्ता को कोई नहीं मारता है, खाना देता है, पुचकारता है, कभी मारा भी तो बेचारा साथ। हाँ, केवल छुआ पोछ काट लिया, अगला देखते नहीं भागा तो उसको काट लिया, तब गांव वाला कहता है लाठी लाई, पागल हो गया, इसको मार दे। ऐसा कंडीशन देखा है कि नहीं देखा। अब आप लोग बात को समझ गए हो। जो राजा पब्लिक के अनुकूल है, अब कोई शेर ही गांव में आ जाए तो शेर गांव में आ गया तो गांव वाले लाठी जरूर निकालेंगे, लेकिन फिर वो देखे कि शेर पूछ हिला रहा, कोई नजदीक ही गया तो ऐसे कर रहा, कोई मारा भी एक शॉट है तो चुपचाप बैठ गया, अरे तो सीधा शेर है, कोई बात नहीं। वही शेर बेचारा लुई 18वां। अब तो लुई 18वां की बात समझ रहा। ये एक नौखौटा है कि हम फ्रांस में राजतंत्र जीवित करेंगे, तो फ्रांस में फिर से राजतंत्र आ गया 18वां के सहारे। अब देखो क्वेश्चन कितना खतरनाक पूछता है। टीचर वाले भी क्वेश्चन पूछा, वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में किस वंश की पुनः स्थापना हुई। लड़का क्या सोच रहा है, बुर्बो तो पहले था, पुनः स्थापना कह रहा था, जरूर दूसरा होगा। और यहाँ ध्यान रखना है कि वही बुर्बो वंश कंटिन्यू किया गया। लाइन क्लियर है सबका। बोलो मेटरनिक अपने स्वयं कहा है ऑस्ट्रिया में, हालत खराब करके रख देगा इटली को। जब इटली पाएंगे तो इसके राजा को भी बुलाया, लेकिन कहा कि लड़ाई में इतना खर्चा है, आप आए भी नहीं। इसीलिए राजा का इटली बेचारा का इतना बड़ा था, इतना बड़ा, ऑस्ट्रिया बगल में था। कहा कि ये सब हमारा हो गया, मेरा हो गया। राजा कहा कि सब आप ले लिए, तो हाँ इतना खर्चा किया तो नहीं लेंगे, तुम आया नहीं, तुम खाली चुपचाप इतना में रहो। और जान के कोई न बोले इसके लिए फ्रांस के बुर्बो वंश को कहा आप नीचे धर लीजिए। तो बोलो इटली बेचारा का हुआ क्या। ये देखने में जूता है तो इसकी कहानी कितना जबरदस्त है। ये जूता जिस राजे का था, उस जूता का इस 16 बुर्बो वंश खोल में टर्निक ले लिया और राजा को फीता थमा दिया। कहानी देख रहा कितना खतरनाक है। तो जब हम पढ़ाएंगे इटली का एकीकरण, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वो उत्तरी इटली में बैठा हुआ ऑस्ट्रिया और दक्षिणी में बैठा हुआ बुर्बो वंश है। जो मेन राजा है चार्ल्स एडवर्ड, वो बेचारा का पूरा होना चाहिए था, केवल कोना धराए हुए। अब यही पिडमोंट सार्डिनिया ये सब की कहानी चलेगी। अभी तुमको खाली बेस ठीक करना है, फिर बाकी तो इटली इतना आराम से पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि सब पूरी बात याद होते जा रही। तो पहले ये बताओ, ये बात समझ रहे होगे मेटरनिक कितना हेड हीरो बना हुआ है, तो लाइन क्लियर है सबका। अब यहाँ पे समझिए, मेटरनिक अपने पूरे सोच में कामयाब रहा, हर जगह राजतंत्र ला दिया। नेपोलियन ने जितनी व्यवस्थाएं स्थापित की थी पूरे यूरोप में तहस नहस कर दी। नेपोलियन जो भी व्यवस्थाएं बनाए सब खत्म, फिर से यूरोप में राजतंत्र। 15 के बाद कहीं फिर लोकतंत्र नहीं। अब इसी में जब लुई 18वां मरा तो नए राजा बने चार्ल्स 10, ये भी बुर्बो वंश से ही संबंधित। अब नए राजा जो चार्ल्स 10 है, अब ये थोड़ा सा ऐठ जोठ वाले समझ रहा है। अभी कह रहा राजा का मतलब जनता डरे नहीं, तो राजा किसका कारण है, पीढ़ी बढ़ चुका है। अब 16वां को गिलोटिन चाहे, 17वां, 18वां, 50, 10वां, इतना दिन बाद डरता कौन। ताजा ताजा घटना रहे तब न डरेगा। कोई घटना हुआ है बाबा के साथ तो उसका बेटा
हल्का हड़केगा, पोता तक थोड़ा हड़केगा, उसका बेटा तो फॉर्म में रहेगा, यार देख लेंगे हम अपने को। वही चीज यहाँ पे है। ये जो दुख था, जनता की उदंडता थी, चार्ल्स दसम भूल चुका। और चार्ल्स दसम का मानना है कि नहीं, राजतंत्र तो हो ही, अमीर व्यक्ति के लिए विशेषाधिकार कानून भी रहे, सारा सिस्टम रहना चाहिए। और ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। मेटर्निक भी पूछ बैठे हुए है कि देखो ना, मेरे यहाँ तो है, अभी भी हमारे यहाँ अभी भी विशेषाधिकार कानून, और फ्रांस जो करेगा सब जगह होगा, लागू कीजिए। इसने क्या किया, चार्ल्स दसम ने, एक व्यक्ति है पोलिग्नेक, इस पोलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मतलब ये संवैधानिक राजतंत्र की बात की। राजा हेड हो, लेकिन जो संविधान सिस्टम है उसके लिए प्रधानमंत्री हो, और ये जो पास करेगा हम साइन करेंगे तो क्लियर हो जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? पोलिग्नेक को। पोलिग्नेक जब प्रधानमंत्री बना तो ये देखते देखते पोलिग्नेक कोई अपना कहा कि निकालो कानून, और यही 25 जुलाई 1823 बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है फ्रांस का। पोलिग्नेक ने संसद में पारित कर दिया, विशेषाधिकार कानून फिर से लागू होगा। कुछ वर्ग हैं जिन पर केस नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा, केवल गरीबों पर होगा। इस सुनना फ्रांस के लोग पुराना दिन याद आ गए कि अरे ये कानून फिर से ला दिया। चारों तरफ सड़क पर उतर गए, जैसे पहले कोई कानून रहे और फिर वो बंद रहे खराब कानून के कारण, और फिर सरकार ला दे कि इस जाति पर केस नहीं होगा, बाकी जात वाले पर सबसे कड़ा केस होगा। तो बताओ, रोड जाम तो होना स्वाभाविक बात। इतनी जनता फ्रांस के सड़कों पर फिर उतर गई कि चार्ल्स दसम को लग गया कि मामला गड़बड़ है, फिर लुई 16वां वाला हाल ना हो जाए, जनता तो उदंड है। तो इसीलिए चार्ल्स दसम और पोलिग्नेक आहिस्ते से इंग्लैंड भाग, और यही 1830 की क्रांति फ्रांस में बुर्बो वंश समाप्त हो। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, आपको ध्यान रखना है कि जब वियना सम्मेलन हुआ तो फिर से बुर्बो वंश पुनः जीवित हुआ। बुर्बो वंश की पुरानी कहानी आप पहले से सुन चुके थे, 9th। अब यहाँ आपने सुना कि 1830 में बुर्बो वंश समाप्त हो गया। ये हेड कौन है? चार्ल्स दसम। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड। अब फ्रांस की जनता कही कि अब बुर्बो वंश नहीं, दूसरे एक अमीर वंश है, उनको चांस दे, वो हमारे हित की बात करते हैं, और उस वंश का नाम था आर्लिहेंस वंश। और इसीलिए इस क्वेश्चन सब आएगा आपके लिए, प्रश्न आ जाएगा कि बताओ बुर्बो वंश की समाप्ति के बाद फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना हुई? आर्लिहेंस। 1830 की क्रांति के बाद आर्लिहेंस वंश। और आर्लिहेंस वंश जो देख रहे हो, इसके राजा अब बन रहे हैं कौन? तो लुई फिलिप। अब एक नए राजा बन रहे हैं। वो राजा जो लुई फिलिप देख रहे हो, ये अब कह रहे हैं कि ना ना, विशेषाधिकार कानून रद्द, सब एक जैसा चलेगा, पुरानी व्यवस्था। जनता कही कि हाँ ऐसा राजा ठीक है, राजतंत्र ही रहेगा, और बाकी संवैधानिक राजतंत्र रहे। इसलिए अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया। इसका प्रधानमंत्री कौन है? गीजो। अब ये लोग कोई तरह के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो जनता खुश है कि सही है। लेकिन धीरे धीरे गीजो और फिलिप अमीरों के प्रभाव में आ गए। 30 में हेड बने, 18 साल हो गया, कोई काम नहीं किए, केवल अमीरों का काम किया। 1848 आते आते जनता इतनी गुस्सा में आई कि यह गीजो अमीरों का, अमीरों के लिए, अमीरों के द्वारा चलने वाला शासन कर रहा। अभी कह रहा है कि नहीं, बहुत गड़बड़ सिस्टम। और जनता फिर कह रही है कि पेरिस में एक महाभोज होगा, विरोध नहीं, जितना गरीब आदमी है चंदा दो 500, वो पैसा से खिलाएंगे, खिलाना एक बहाना है, उसी बहाने आइए हम लोग एक भयंकर मीटिंग करेंगे इन लोग को ठीक करने के। अब आपस में चंदा करके लाखों आदमी का भोज, महाभोज का आयोजन पेरिस में होगा। अभी भोज का आयोजन हुआ, जब सुना गीजो और लुई फिलिप, तो कहा कि इतना भीड़ जुटेगा, जुटने के पहले इन लोग का काम खत्म करो, सब चुला उला तोड़ा कि कोई नहीं आएगा, सब हटाओ, खत्म करो। इन लोग कह रहा कि चंदा मेरा, तुम्हारा पैसा से थोड़े खा रहे, हम क्यों नहीं आएंगे?
और फिर इतनी बगावत बढ़ गई, इतनी भीड़ बढ़ गई कि 1848 में फ्रांस में फिर एक भयंकर क्रांति हो गई और लुई फिलिप और गीजो, ये जो देख रहे हो, इंग्लैंड भाग गए। और फ्रांस को सर्दी लगने से, बहुत इंपॉर्टेंट अब लाइन आ रहा है, इस लाइन पर ध्यान रखिए, फ्रांस को सर्दी लगने से यूरोप छींकता था। यहाँ जो परिवर्तन होगा पूरे यूरोप में असर लायक। अब इस समय 48 में जब ये भाग गया तो अब जनता कह रही है कि नहीं, अब कोई वंश नहीं, वोटिंग होगा, अब राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र स्थापित होगा। और 1848 में फिर से फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित हो गया और नया हेड बने जिनका नाम था नेपोलियन। नालायक बोनापार्ट तक कभी मर चुका, नेपोलियन तृतीय। बोनापार्ट के मरने से आज का क्लास शुरू। और फिर यहाँ लास्ट में लोग नेपोलियन बोनापार्ट 15 में अभी उसको सेंट हेलेना भेज दी। अब फिर हम पूछ रहे हैं 48 में, तो फिर कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट हेड हो। अब नेपोलियन तृतीय जब नाम आया तो आपको ये समझ लेना है क्या ये राजतंत्र के अनुसार आया कि लोकतंत्र से? लोकतंत्र से। और अगर फ्रांस में लोकतंत्र है तो क्या बाकी देश में आवाज उठेंगे कि नहीं? उठेगा। और यही स्वाभाविक परिणति था। अब और ये आवाज ऑस्ट्रिया में भी कस के उठने लगा, ऑस्ट्रिया में भी आवाज जोर से उठने लगा। ऑस्ट्रिया के राजा कौन है? मेटरनिख। और आवाज मेटरनिख के पास भी उठने लगा। यही तो सब चेंज करवाया था। लेकिन इतने आवाज उठने शुरू हुए कि 1848 में तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, मेटरनिख भी डर से इंग्लैंड भाग। सब इंग्लैंड ही क्यों भाग रहा है? एक बड़ा सवाल तो उठता है, इंग्लैंड ही क्यों भाग रहा है? क्योंकि इंग्लैंड के राजा जनता के साथ हस्तक्षेप की नीति रखे थे शुरू से। इंग्लैंड में संसद शुरू से मजबूत था। आपको एक बेसिक रीजन समझाए थे कि इंग्लैंड और बाकी फ्रांस में अंतर क्या थे। फ्रांस स्थल के अबद्ध देश था और इसी कारण से यहाँ सेना स्थलीय ज्यादा थी। और इसीलिए जब कोई जनता बदमाशी करे तो राजा अपने सेना से उसको शांत करवाता। लेकिन इंग्लैंड समुद्र किनारे था, इसके स्थलीय सेना से ज्यादा समुद्री सेना थी। तो समुद्री सेना में मजबूत है और जनता हंगामा करे तो राजा कमजोर पड़े। समुद्र का सेना कैसे आएगा? और इसी कारण जनता यहाँ सबसे पहले संसद का निर्माण किया। विश्व में पहला संसद कहाँ बना? इंग्लैंड में। और इसीलिए यहाँ संवैधानिक राजतंत्र बहुत पहले से। राजा किसी का शोषण नहीं किया, राजा चुपचाप दस्तखत करता। तो वहां राजा को लोग अच्छे दृष्टि से देखते थे कि राजा बने अच्छा, क्यों हम लोग को तंग नहीं करता। अब यही मेटरनिख, तुमको क्या लगता है ये मेटरनिख अगर भाग के फ्रांस आ जाता तो लोग रहने देता उसको? कोई उस गली से गुजरता, यही मेटरनिख है, 15 में चेंज किया था, देखो पत्थर फेंक दे उसके घर। बेचारा के ढूंढ ढूंढ करके इसका हालत खराब कर देंगे। इसको ऐसा जगह जाना होगा जहां शांति हो। तो इंग्लैंड क्यों भाग रहा है कारण समझ में आया? तुमको सिंपल बात समझना है। देखो कहीं भी कोई चीज है ना तो शोषण पे ही मेन सिस्टम है। जैसे मान लो कहीं का, मान लो हम पटना के ही सिस्टम का, अब पटना में और एक हम मान लो कि हम अपना क्लास एक जहानाबाद रखें, दो जगह के टीचर की तुलना कर। अब अगर हम कहें कि जहानाबाद में बच्चों के साथ जो टीचर है सिलेबस खत्म कर रहा है, पढ़ा रहा है, बढ़िया से रिजल्ट दे रहा है, एकदम सिस्टमैटिक है, कहीं बच्चों को ये अंतिम में नहीं लग रहा है कि हमारा पैसा ठग लिया गया, शोषण हो गया, एक दिक्कत हो गया, उनको लग रहा है फेल के बाद भी कि गलती हमारी है, बहुत नागा मारे हैं, अगला बार ठीक करेंगे। तो ये चीज लग रहा है तो संतुष्ट है, तो वहां टीचर को आदर के भाव से देखे। टीचर जस्ट लाइक अगर दुकान बना देंगे, एडमिशन लिए और उसका खत्म हो जाए नहीं हो, बट हमको क्या मतलब है, ये हो गया वो हो गया। अब जस्ट लाइक कोई कोर्स खत्म नहीं, खाली छुट्टी दिए, खाली सिस्टम हुआ में रह गया। अब उसको लग रहा है कि जा पैसा दिए थे ठगा गए, तो निश्चित रूप से किसी न किसी दिन क्रांति तो हो जाएगी। ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, 2 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, क्रांति होगी। अब क्रांति जब होगी तो टीचर लोग, अब लड़के जहां पढ़ रहे हैं उसी जगह पे उपद्रव शुरू करेंगे, हटाओ रे, बेंच उड़ा दो, फल्ला उड़ा। पटना में भी हुआ एक बार। अब ये जो सिस्टम आया तो ये टीचर क्या चाहेंगे, कहाँ जाना? जहां पर बच्चों के द्वारा टीचर को आदर किया जा रहा है, जहां ठीक ठाक सिस्टम है, वहां शिफ्ट हो जाएंगे तो वहां लगेगा कि नहीं ठीक ठाक। और अगर इस शिफ्ट को फिर यही होंगे तो फिर एक आगो को इधर से उधर कर ही सकता है।
अब इंग्लैंड की बात तो तुमको समझ में आ गई होगी, इंग्लैंड भाग क्यों रहे। इंग्लैंड में राजा संवैधानिक राजतंत्र के अधीन थे, उनके द्वारा किसी प्रकार के लेसेज फेयर की नीति थी। लेसेज फेयर का मतलब क्या है? अहस्तक्षेप। राजा किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो लोग वहां के राजा को अच्छे दृष्टि से देखते थे। तो ये लोग कहा कि चलो वहीं भागते हैं, वहां कम से कम कहीं रहेंगे तो कोई पत्थर ढेला नहीं मारे, अगर इधर उधर रहेंगे तो सही हो जाए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1815 से लेकर के 1848 तक का जो समय है, इस युग को मेटरनिक युग के नाम से जान। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेटरनिक युग कब से कब तक? 1815 से लेके 1848। सर मेटरनिक भाग क्यों गए? क्यों भाग गया? क्योंकि फेज ज्यादा हो गया। 1848 से 1815 घटाओगे तो बोलो कितना साल हो? मेटरनिक बूढ़ा हो चुका है। जिस समय मेटरनिक नेपोलियन को हराया था लगभग 42 वर्ष का था। अब उस समय इतना जवान था कि सबके मीटिंग सीटिंग करके एकदम ठीक कर दी। अब 33 साल बाद जब वो पब्लिक का हंगामा सुन रहा है तो बेचारा अब समझ रहा है कि बुढ़ारी में हो सकता है हालत खराब कर दे, आहिस्ते से निकल गए। और पूरे यूरोप में एक व्यवस्थाएं बदलनी जा रही है। अब यूरोप पढ़ने में आपको आनंद आने जा रहा है। ये तो आज खाली एक बैकग्राउंड दिए। अब मेन इलेक्शन अगले दिन से कल शुरू करेंगे। इधर क्लास डेली है। आज का क्लास समझ में आया ना? बाकी कल से तो मजा ही मजा है।